मेरी मासी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया क्योंकि मैं अकेले होती थी और मेरे पति देश के बाहर काम करते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी मासी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई तो मेरी मासी का बेटा कहता है, अब आप आराम करना। रात को वह मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता था और फिर जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर आकर गिरा हो। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे ही हर चीज का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बेतहाश हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसे भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे। वह साल में बस कुछ महीने के लिए हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश रहती थी कि उस दौरान मैं पेट से हो जाऊं ताकि मेरा दिल भी बच्चों में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो कई महीनों से परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरा शक मेरी मासी के बेटा पर था, जिसे मैंने अपने घर पर रखा था। मैं क्लिनिक से सोचते सोचते अपने घर की तरफ जा रही थी। चीकू मेरी सगी मासी का बेटा था। मैं अपनी सोच के ताने बाने में उलझ रही थी कि सामने से मेरे अपने घर की गेट दिखा। मेरी कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान शरीर को कैसे लाश की तरह घसीट कर ले आई हूँ। मैं कब से इसमें डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई। चीकू ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वह कहने लगा, मासी, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने तो पहले आपका खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वह मुझसे इसी तरह बातें करता था। वह मेरी सबसे छोटी मासी का बेटा था, जो कि जॉब के लिए यहाँ आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे साथ रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। चीकू के बारे में वो सब कुछ जानते थे। पहले तो वो बहुत खुश थे कि उन्हें अब मेरी चिंता नहीं रहेगी। मासी, आप कहाँ खो गई है? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। चीकू की बात पर मैं चौंक गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं चीकू से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट तराज में रखी और अपना बेजान शरीर लिए पलंग पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। चीकू मेरा मौसेरा भाई था। मैं उसके बारे में ऐसी सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी मासी की शादी हुई थी तो मैं 4 साल की थी। पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मासी का ससुराल काफी दूर था और जहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी मासी ने कहा था कि चीकू को अपने पास रख लो, वहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। चीकू था तो मेरा भाई, मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। मैं अपना सार दोनों हाथों लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा था कि कहीं पिछले दिनों से चीकू मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। चीकू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद वह मेरे साथ कुछ करता है। यह सोचकर ही टप टप कर आंसू मेरे आंखों से गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का घोल था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी।
क्या रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, उसकी माँ की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन हुई। वह मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वह मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? मैं कैसे उसका दिल ऐसे करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी, इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो मैं सह रही थी, एक तरफ से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। वह जब भी मौसी के साथ मेरे मैके वाले घर आता, तो मेरी गोद में ही उसका ज्यादा वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन से सबसे छोटी थी और वह मौसी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मैके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी, तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे पंकज यानी मेरे पति के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हो, और ये लंबा चौड़ा गबरू जवान है, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। दीदी, पंकज जी जो आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त मुझे पंकज के नाम से छेड़ता रहता, हंसते और हंसाता रहता, मजाक करता। मैं उससे बस चिढ़ती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। जब वह यहाँ आया था तो मुझसे ज्यादा देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि पंकज जीजू ने विदेश में किसी अंग्रेजन से, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोच में डूबी थी, तभी चीकू मेरे दरवाजे पे लॉक करके अंदर आ गया। अभी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मैं उसके बेड पर बैठते ही डर के पीछे हट गई, जैसे न जाने वह क्या कर देगा। और यह जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी होता उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त चीकू के साथ उस कमरे में मौजूद थी। वह मुझे यूं डरता हुआ देख के हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? यह दूध पीजिए और आराम कीजिए। चीकू ने मेरी तरफ ग्लास बढ़ाया। मैंने उसके हाथ से ग्लास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वह मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएगी, वह उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे से वह घबरा गया और कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वह परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामा वह मेरे सामने रच रहा था, जैसे वह बहुत मासूम हो, अनजान हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर सा थप्पड़ उसके मुंह पे मार दूं और अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं और उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंग के हाथों पकड़ूं, वरना वह मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना। मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों को सुनने के बाद वह जा चुका था और उठ के कमरे से दरवाजा तक चला गया और कहा, आप आराम करो, और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया आपने? मुझे दोबारा से दूध पीने को कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर यह कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वह दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रख लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब चिक्कू मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वह क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा चीकू का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वह बातें घूम रही थी
जब मौसी का मुझे पहली बार फोन आया था, कहने लगा था चीकू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस हालात में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दूँ। वहाँ कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा चीकू सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे के आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसी उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयां होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। उस वक्त तो मैंने बड़ी रहम दिखाते हुए हामी भर ली थी कि चीकू मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी है। जाहिर है वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था, और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वह इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मेरी मौसी दिल की मरीज थी। अगर वह जानती कि चीकू ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चीकू को सुबह ही कह दूंगी, वह अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैं अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजा खोली तो सामने देखा चीकू बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमाकर पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। वह होता कौन था मुझसे इस तरह से बातें करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात से हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वह गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी ख्वाहिश न पूरी होने की वजह से वह उखड़कर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे यह पूछने वाले? मेरे भी आवाज बुलंद को सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर नरम आवाज में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पे आवाज दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया। कहीं आप बेहोश न हो गई हो, इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज दरवाजा लॉक ना किया करो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने कड़क आवाज में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली नीतू के घर चली गई। वह मेरी उम्र की शादीशुदा बच्चों वाली लड़की थी। जब भी मेरे पति देव देश से बाहर जाते वह मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरी उससे दोस्ती थी, बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लाने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से चीकू आया था, मैं हर काम चीकू से ही करवाती थी। परंतु उस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोस वाली सहेली से ही काम था, क्योंकि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सहेली से क्या कहूँ। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो जरूरत थी, वह भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मौसी को मैं सच बताती तो वह सह न सकती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वह मुझे कभी अपनी पत्नी ना मानते। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कसमकस के शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने पड़ोसन से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वह मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडीज डॉक्टर के पास गई थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरा यह काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वह लेडीज डॉक्टर मांग गई, लेकिन रात में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही चीकू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिनों में वह अपना रहने का इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया। आप यह क्या कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा।
यह मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी। जल्दी से जल्दी अपना इंतजाम कर लो। चीकू जवाब पर कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैंने कमरा लॉक किया और कुछ ही देर बाद मैं सो गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस यह नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दीबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पे रखा लैंप ऑन कर दिया, और फिर उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी। मेरे सामने मेरा पति पंकज था। आप कब घर आ गए, वह भी बिना कुछ बताए? वो अचानक से आ गया था, कहकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो चीकू ने दरवाजा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो खिड़की के रास्ते से मैं कैसे उतर आया। तुम भी ना, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाजा लॉक करके सोई थी चीकू के कारण। परंतु मैं पंकज की बात का क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, इसीलिए अपने पति को गले लगाकर मैं बहुत रोने लगी। वह मुझे यूं ही रोता देख कर समझ गया कि मैं उनके लिए उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर मैं रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वह मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो पंकज अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन कराने जाना था, लेकिन पंकज की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं सोचकर परेशान थी कि पंकज से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर आंगन में बैठी थी। तभी चीकू किचन से निकला। वह नाश्ता बनाकर रख दिया था। मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ यह सब। मैं थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पर जो भी आया उससे कहना शुरू कर दिया। वह भी ऐसा ढीठ था कि अभी भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, क्या बात कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बातें कर रही हैं? चीकू की बातों पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और उठकर अपने कमरे में चली गई। पंकज अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। चीकू अब भी टेबल के पास खड़ा था। मैंने वह रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, यह पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर पंकज के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से में दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पंकज को इस बात की भनक भी लगे। चीकू ने वह रिपोर्ट जमीन से उठाया और खोलकर पढ़ने लगा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर उदासी सी छा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पंकज आंगन में आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वह सीधा चीकू के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मानो मेरी जान मेरी तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, पंकज तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं पूरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। पंकज बड़ी सादगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। चीकू भी खड़ा था। मैं पंकज को देखकर रोने लगी। मैंने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। चीकू मुझे नींद की दवाई देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़ अपने पति से माफी मांग रही थी।
वह मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही चीकू ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक गलत रिपोर्ट की अदल बदल से यह सब गलत फहमी है। चीकू की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो वह रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने अपनी बहन और आप में कभी कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। आप तो मेरी बहन की जगह है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वह कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता हूँ। हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर पी लेता हूँ, अपना कमरा बंद करके। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे ही मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने दवा का ख्याल रखता था, आपका भी ख्याल रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वह रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। इस गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने अपने भाई के खिलाफ यह सोचा था, लेकिन मेरे दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ही लेती तो ऐसा ना होता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।